हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करेंगे। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक ही हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइक से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के जैसा समाज के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जब बालक का सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। और एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का 6 महीने में वजन कितना हो जाता है? जन्म के समय का वजन का दुगुना वजन बालक का हो जाता है 6 महीने की अवस्था में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना होता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का तिगुना हो जाता है। मतलब बच्चा 6 महीने का होता है तो दुगुना हो जाता है जन्म के समय से, और जब बच्चा 1 साल का होता है तो वजन 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है, लड़कियों की या लड़कों की? तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आ भी जाता है एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है, जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। मतलब जन्म के समय लड़कों की लंबाई अधिक होती है लड़कियों से। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये है, जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की यानी कि लड़की की लंबाई 19.5 इंच होती है। नेक्स्ट है हमारा, बालक के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो बालक के अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20। नेक्स्ट है, मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। और इसी तरह अस्थायी और स्थायी मिलाकर मानव में 32 दांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब अभ्यास यानी प्रैक्टिस के द्वारा जो हम काम बार बार करते हैं और उस कार्य को सीख जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। मतलब बच्चों में कब संवेग प्रभावी होते हैं? तो वे होते हैं व्यक्तित्व के निर्माण में जरूरी होते हैं। और वे कब होते हैं? कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय में कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? यानी कि हमारे माँ बाप से, माता पिता से जो हमें लक्षण मिलते हैं उन लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें आनुवंशिकता, इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या क्या है? चिंतन करना और कल्पना करना। अब चिंतन और कल्पना में क्या फर्क होता है?
चिंतन, जब हम किसी बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम दे देते हैं कि एक बच्चे की पतंग कट गई है और वो पेड़ में अटक गई है, अब बच्चा क्या करेगा, तो ये तो हो गया बच्चा उसके बारे में सोचेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, तो ये हो गया चिंतन करना। और कल्पना क्या होती है, तो कल्पना होती है पहले से ही उसके बारे में सोचना कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर हम वहाँ घूमने जाएंगे तो वहाँ क्या क्या होगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया कल्पना। और चिंतन होता है प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो ये इसका आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था को अधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। और इसे संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं उन मनोवैज्ञानिक का नाम। नेक्स्ट है कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कैसे संप्रेषण होना चाहिए, मतलब टीचर में और बच्चों में बातचीत तो हो, लेकिन कैसी बातचीत हो, जो वो टीचर पढ़ाने जा रहा है उस उद्देश्य को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, उस उद्देश्य को समझाने के लिए आधार पर वह बातचीत होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है, तो डिस्ग्राफिया जुड़ा है लिखने संबंधी कठिनाई से। और एक होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो होता है वो बच्चा जोड़ने घटाने यानी कि गणित की समस्याओं को हल करने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह होता है डिसकैलकुलिया। और एक होता है डिसलेक्सिया, तो उसमें बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह होता है डिसलेक्सिया। और ये डिस्ग्राफिया है लिखने संबंधित, और डिसकैलकुलिया हो गया गणित जोड़ घटाव समस्याओं में, जोड़ घटाव की समस्याएं। और नेक्स्ट होता है अफेजिया। अफेजिया में बच्चा बातचीत करने में कठिनाई महसूस करता है, वह दूसरों से बातचीत ठीक से नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है ये डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, अफेजिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको फिर से पढ़ लें, रिवाइज कर लें, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो लिख लें। नेक्स्ट है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, किसी उद्दीपन के बार बार दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, मतलब वो परिवर्तन स्थायी नहीं हो पाता है, अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अभ्यस्तता कहलाता है। नेक्स्ट है गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है, यह कौन सा अधिगम स्थानांतरण है, धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है, धनात्मक स्थानांतरण वह होता है जब हम कोई काम सीखते हैं और उस काम को हम दूसरे काम में भी प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि हमने स्कूल में एप्लीकेशन लिखना सीख लिया, जैसे प्रार्थना पत्र देना है हमें बीमारी का स्कूल में, तो हमने वो लिखना सीख लिया, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं और एप्लीकेशन किसी और टॉपिक पे देने के लिए, तो हम उसको आधार मान के और उसी के आधार पर अपनी नई प्रॉब्लम को एप्लीकेशन बनाकर लिख सकते हैं और जहाँ देनी है वहाँ दे सकते हैं। तो यह कैसा स्थानांतरण हो गया, धनात्मक स्थानांतरण। मतलब एक काम जो हमने सीखा है उसे हम दूसरी प्रॉब्लम में भी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है, कैसे हो सकता है, समूह परिचर्चा करके। मतलब किसी बच्चे से एक बार में अकेले में, मतलब किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछोगे तो उसको आ रहा होगा, फिर भी वो हेजिटेशन की वजह से नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बच्चों के ग्रुप बना कर उनसे पूछोगे तो वे चर्चा करके ठीक तरह से बता सकते हैं।
नेक्स्ट है, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो यह किसने दिया? C.H. जूड ने। क्या दिया? स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत। अभी जो हमने धनात्मक स्थानांतरण पढ़ा था ऊपर, उसी से रिलेटेड है ये। C.H. जूड ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया, स्थानांतरण वाला। नेक्स्ट है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन का अर्थ है। निर्देशन का अर्थ क्या है? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने के लिए उन्हें सहायता देना, यह निर्देशन कहलाता है। जैसे कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो शिक्षक उसे बताएगा, उसकी समस्या को सुलझाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए, तो यही निर्देशन कहलाता है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।